तो इमेजिन कीजिए एक ऐसा ऑफिस है जहां एक एम्प्लॉय है, मान लेते हैं उसका नाम नेहा है। ठीक है। तो नेहा ना पूरे फ्लोर पे सबसे ज्यादा काम करती है। उसकी रिसर्च बिल्कुल पक्की होती है और उसका जो डेटा है वो कभी गलत नहीं होता। अच्छा। लेकिन जब भी प्रमोशन की लिस्ट बोर्ड पर लगती है ना, उसका नाम वहां से गायब होता है। ओहो। हाँ, और इसका कारण क्या है? मीटिंग रूम में उसका बिल्कुल अदृश्य हो जाना। मतलब जब भी आइडिया पिच करने की बारी आती है तो वो एकदम चुप रहती है। उसे अंदर से डर लगता है कि यार कहीं मेरे मुंह से कुछ गलत ना निकल जाए। हाँ, ये बहुत कॉमन है। बिल्कुल। और दूसरी तरफ एक और केस देखिए। एक बहुत ही ब्रिलियंट कोडर है, मतलब अपने लैपटॉप पर तो वो जादू कर सकता है। हम्म। लेकिन जैसे ही वो इंटरव्यू में जाता है और एचआर उससे बस इतना कहता है कि अपने बारे में कुछ बताइए, उसके हाथ कांपने लगते हैं, गला सूख जाता है और शब्द ना बस गले में ही अटक जाते हैं। देखिए, ये जो दोनों बातें आपने बताई ना, ये सिर्फ एक प्रमोशन या एक जॉब इंटरव्यू खोने की बात नहीं है। तो फिर क्या है ये? इन दोनों ही मामलों में ज्ञान या टैलेंट की कोई कमी नहीं है ना? यहाँ जो चीज टूट रही है, वो है उस ज्ञान को दुनिया तक पहुंचाने वाला पुल, मतलब हमारा संवाद। सही कहा। और आज के इस गहन विश्लेषण में जो हम चर्चा कर रहे हैं, वो द आर्ट ऑफ मास्टरफुल कम्युनिकेशन स्किल्स फॉर लाइफ एंड वर्क के अंशों पर आधारित है। जी। और हमारा मकसद सिर्फ ये रटना नहीं है कि क्या बोलना है, बल्कि दुनिया के जो सबसे प्रभावशाली कम्युनिकेटर्स हैं, उनके उन तरीकों को डिकोड करना है जो उन्हें इतना असरदार बनाते हैं। मतलब हम उस मनोविज्ञान को समझने की कोशिश करेंगे जो एक बहुत ही साधारण सी बातचीत को एक गहरे कनेक्शन में बदल देता है। बिल्कुल। और यहीं से हम उस सबसे बड़ी गलतफहमी को तोड़ना शुरू करते हैं जो ज्यादातर लोगों के दिमाग में होती है। कौन सी गलतफहमी? ये कि नेहा और उस इंटरव्यू देने वाले लड़के की विफलता का कारण उनके शब्द थे। असल में कमी उनके शब्द नहीं थे। तो फिर? कमी उनके शरीर की भाषा और उनके जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, उसके तालमेल में थी। इसे हम संवाद का वो हिस्सा कह सकते हैं जो अक्सर छिपा रहता है, शब्दों से परे का संवाद। अच्छा, तो कम्युनिकेशन के इस छिपे हुए हिस्से को समझने के लिए हमें शायद उस बहुत ही मशहूर रूल को देखना होगा ना, जिसका जिक्र हमारी आज की सामग्री में है, वो 793 रूल। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। 793 रूल। ये स्टडी बताती है कि जब भावनाओं या हमारे रवैये की बात आती है ना, तो हमारे शब्दों का महत्व केवल केवल 7% होता है। सिर्फ 7%? ये तो बहुत कम है। हाँ, और बाकी का जो 93% है, वो हमारी टोन, हमारी आवाज के उतार चढ़ाव और हमारी बॉडी लैंग्वेज से आता है। अरे वाह! अब सवाल यह है कि ऐसा क्यों है? इसके पीछे एक बहुत गहरा विकासवादी कारण है, मतलब एवोल्यूशनरी बायोलॉजी। मतलब ये हमारे सर्वाइवल से जुड़ा हुआ है? एकदम। इंसानों ने भाषा बोलना तो बहुत बाद में सीखा ना। हाँ, ये तो है। उससे पहले हजारों सालों तक हमारे पूर्वज सिर्फ एक दूसरे के बॉडी लैंग्वेज और आवाज की टोन देखकर ही ये तय करते थे कि सामने वाला दोस्त है या दुश्मन। हाँ, मतलब वो हमला करने वाला है या हम सुरक्षित हैं। सही कहा। इसलिए हमारा दिमाग आज भी शब्दों से ज्यादा शारीरिक संकेतों पर भरोसा करने के लिए वायर्ड है। मतलब अगर कोई कह कुछ रहा है और उसका शरीर कुछ और कह रहा है। तो दिमाग तुरंत रेड फ्लैग उठा देगा। हम्म। अगर किसी का शरीर डर दिखा रहा है, हम्म। कंधे झुके हुए हैं, नजरें चुराई जा रही हैं और उसकी जुबान कह रही है कि मैं इस प्रोजेक्ट को लेकर बहुत कॉन्फिडेंट हूं, तो सुनने वाले को लगेगा कि कुछ तो गड़बड़ है। बिल्कुल। वो हमेशा शरीर की भाषा पर यकीन करेगा, शब्दों पर नहीं। यार ये तो बिल्कुल ऐसा है जैसे मान लीजिए कोई म्यूट टीवी पे कोई फिल्म देख रहा हो। म्यूट टीवी बहुत बड़ा एनालॉजी है। है ना? मतलब अगर स्क्रीन पर चल रहे हाव भाव, किरदारों के चेहरे के एक्सप्रेशंस और विजुअल टोन सही नहीं है, तो नीचे लिखे सबटाइटल्स कितने भी शानदार क्यों ना हो, फिल्म का असली इमोशन कभी आप तक पहुंचेगा ही नहीं। बिल्कुल। ये एनालॉजी एकदम सटीक है और इसी एनालॉजी को हम सोर्सेज में दी गई सौरभ की कहानी पर लागू कर सकते हैं। सौरभ? हाँ, वो जो मैनेजर बनना चाहता था। हाँ, वही। सौरभ एक ऐसा एम्प्लॉय था जो मैनेजर तो बनना चाहता था, लेकिन उसकी नर्वस बॉडी लैंग्वेज, झुकी हुई कमर और कमजोर आई कांटेक्ट की वजह से कोई उसे लीडरशिप रोल के लिए सीरियसली लेता ही नहीं था। तो फिर उसने क्या किया? उसने कोई कम्युनिकेशन क्लास ज्वाइन नहीं की। उसने एक बहुत ही अलग अप्रोच अपनाई है। उसने लगातार 30 दिनों तक रोज 10 मिनट शीशे के सामने प्रैक्टिस की। सिर्फ 10 मिनट? हाँ, अपने नर्वस हाथों को कंट्रोल करना, चेहरे पर एक हल्की मुस्कान बनाए रखना और सीधा खड़ा होना।
उसने अपनी ना मसल मेमोरी को ही बदल डाला। ये मसल मेमोरी वाला हिस्सा मुझे पर्सनली बहुत फैसिनेटिंग लगा, क्योंकि ये सिर्फ दिखावा करने की बात नहीं है ना? बिल्कुल नहीं। मतलब इसके पीछे भी एक विज्ञान काम कर रहा है। जब सौरभ ने अपनी शरीर की मुद्रा को बदला, तो क्या सच में उसके अंदर का डर कम हुआ? यही तो इस पूरे प्रोसेस का सबसे जादुई हिस्सा है। दिखना और महसूस करना कोई वन वे स्ट्रीट नहीं है, ये एक लूप है। लूप कैसे, थोड़ा समझाइए। देखिए, जब हम डरे हुए होते हैं तो हम खुद को सिकोड़ लेते हैं। हाँ, शोल्डर्स ड्रॉप हो जाते हैं। बिल्कुल, और ये हमारे दिमाग को और ज्यादा स्ट्रेस हार्मोन जैसे कॉर्टिसोल रिलीज करने का सिग्नल देता है। अच्छा। लेकिन जब सौरभ ने जानबूझकर अपने कंधों को चौड़ा किया और सीधा खड़ा होना शुरू किया, तो उसकी बॉडी ने उसके दिमाग को एक रिवर्स सिग्नल भेजा कि भाई हम सुरक्षित हैं, हम कंट्रोल में हैं। क्या बात है। इससे टेस्टोस्टेरोन जैसे कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाले हार्मोन्स का लेवल बढ़ता है। यानी अपने शरीर को बदलकर उसने अपने दिमाग की केमिस्ट्री को ही बदल दिया। कमाल है यार, मतलब हम अपने ही दिमाग को हैक कर रहे हैं इस तरह से। बिल्कुल। अब देखिए, अगर बॉडी लैंग्वेज से तो हमने सामने वाले को पढ़ लिया और खुद को कॉन्फिडेंट भी बना लिया, लेकिन संवाद का एक बहुत बड़ा हिस्सा वो भी तो है जब हम कुछ बोल ही नहीं रहे होते। आप सुनने की बात कर रही हैं? हाँ, मेरा मतलब है सुनना। सोर्सेज में उस एक एक्सपेरिमेंट का जिक्र है जहां एक्टिव लिसनिंग की ताकत को मापा गया था। वो एक्सपेरिमेंट सच में हमारी उस पुरानी धारणा को चुनौती देता है कि एक अच्छा कम्युनिकेटर वो है जो लगातार अच्छी बातें बोल सकता है। सही बात है। इस स्टडी में ना दो लोगों के पैर बनाए गए और उन्हें सिर्फ एक दूसरे को सुनना था। बस सुनना था। हाँ, और जिस व्यक्ति ने पूरी अटेंशन दी, मतलब जिसने बीच में कोई अपनी कहानी नहीं घुसाई, अपना फोन चेक नहीं किया और जो लगातार आंखों में देखकर सुनता रहा, उसे कन्वर्सेशन के अंत में सबसे ज्यादा ट्रस्टवर्दी और रिस्पेक्टेड माना गया। वाओ, क्योंकि अक्सर हम लोग ना सुनते समय जवाब फ्रेम कर रहे होते हैं। बिल्कुल, हमारा दिमाग सोच रहा होता है कि बस ये चुप हो जाए फिर मैं अपनी ये वाली बात कहूंगा। हाँ, हम तो अपनी दुनिया में होते हैं। और एक्टिव लिसनिंग में ना उसी अंदरूनी आवाज को म्यूट करना होता है। और मुझे ये भी लगता है कि ये सिर्फ कानों का काम नहीं है, ये पूरे शरीर का एंगेजमेंट है। वो कैसे? मतलब अगर कोई मेरी बात सुन रहा है लेकिन उसके पैर दरवाजे की तरफ पॉइंट कर रहे हैं, तो मुझे सबकॉन्शियसली लग जाएगा कि इंसान बस यहाँ से भागना चाहता है। 100% सही बात है। और इसी एक्टिव लिसनिंग से जुड़ा हुआ एक और टूल है जो शब्दों से भी ज्यादा पावरफुल है। वो क्या है? वो है शब्दों के बीच की खाली जगह। ऋषि कपूर का वो कोट मुझे बहुत स्ट्राइकिंग लगा, पॉज इज पावरफुल। अक्सर हम लोग ना जब नर्वस होते हैं तो हम उस खाली जगह को लाइक जैसे फिलर से भरने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमें उस सन्नाटे से डर लगता है। और वो सन्नाटा डरावना इसलिए लगता है क्योंकि हमें लगता है कि अगर हम रुके तो लोग हमें सुनना बंद कर देंगे। हाँ, या फिर सोचेंगे कि हम अपना पॉइंट ही भूल गए हैं। बिल्कुल, लेकिन इतिहास के जो सबसे महान स्पीकर्स रहे हैं, उन्होंने इसी सन्नाटे को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाया है। कैसे? अगर आप मार्टिन लूथर किंग जूनियर के ऐतिहासिक आई हैव अ ड्रीम भाषण का विश्लेषण करें, तो पता चलता है कि उस भाषण की असली ताकत उन जानबूझकर लिए गए पॉज में ही थी। अच्छा, मतलब वो डेलिब्रेट था। बिल्कुल। जब कोई स्पीकर एक भारी लाइन बोलने के बाद 2 सेकंड के लिए बिल्कुल चुप हो जाता है, तो वो ऑडियंस के दिमाग को उस जानकारी को प्रोसेस करने का समय दे रहा होता है। वो पॉज एक वैक्यूम क्रिएट करता है और ऑडियंस उस वैक्यूम को भरने के लिए आगे की तरफ झुकती है। यार, ये एक बहुत ही पावरफुल इमेजिनरी है, ऑडियंस का आगे की तरफ झुकना, है ना? सुनने और समझने की इस कला में एक और तकनीक का जिक्र हमारी रिसर्च में बार बार आया है, रिफ्लेक्टिव लिसनिंग। हाँ, रिफ्लेक्टिव लिसनिंग बहुत जरूरी है। इसका मतलब है कि सामने वाला जो कह रहा है उसकी भावना को उसी के शब्दों के आसपास वापस दोहराना। जैसे अगर कोई सहकर्मी कहे कि मैं इस प्रोजेक्ट के बोझ तले दब गया हूं, कोई मेरी मदद नहीं कर रहा, तो रिफ्लेक्टिव लिसनिंग में आप कहेंगे, तुम्हें लग रहा है कि इस प्रोजेक्ट का पूरा भार तुम्हारे अकेले के कंधों पर है और तुम्हें सपोर्ट नहीं मिल रहा। बिल्कुल सही उदाहरण है। लेकिन यहाँ मैं थोड़ा रुककर आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। जी, पूछिए। क्या बातचीत के बीच में जानबूझकर सामने वाले की बात को ऐसे तोते की तरह दोहराना अजीब नहीं लगेगा? मतलब अगर मैं परेशान हूँ और कोई मेरी ही बात मुझे वापस सुनाए, तो शायद मुझे लगेगा कि ये इंसान मेरा मजाक उड़ा रहा है या कोई साइकोलॉजिकल ट्रिक खेल रहा है मेरे साथ। देखिए, ये रिफ्लेक्टिव लिसनिंग को लेकर सबसे आम और सबसे जायज़ डर है, और मैं मानता हूं कि अगर इसे मैकेनिकली किया जाए ना, तो ये बिल्कुल तोते की तरह ही लगेगा। वही तो। लेकिन रिफ्लेक्टिव लिसनिंग का मकसद शब्दों को कॉपी पेस्ट करना नहीं है। तो फिर असली मकसद क्या है? इसका असली उद्देश्य एक इमोशनल बॉन्ड बनाना है। जब हम किसी की बात सुनते हैं
तो इंसान की सबसे गहरी जरूरत ये नहीं होती कि उसे कोई समाधान या सलूशन मिले। ज्यादातर लोग तो बस दिल हल्का करना चाहते हैं। बिल्कुल। इंसान की सबसे पहले जरूरत होती है ये महसूस करना कि उसे देखा और समझा गया है। जब आप सामने वाले के इमोशन को अपने शब्दों में ढालते हैं तो वो एक मिरर यानी शीशे का काम करता है। अच्छा। लेकिन ये तभी काम करेगा जब आपकी टोन में सच्ची सहानुभूति यानी एम्पैथी हो। हाँ। अगर आप इसे सिर्फ एक टेक्निक की तरह इस्तेमाल करेंगे तो सामने वाला तुरंत उस नकलीपन को पकड़ लेगा। मतलब सारा खेल इंटेंशन का है। बिल्कुल। अगर मेरी नीयत सच में उसे समझने की है तो मेरे दोहराए हुए शब्द उसे सुकून देंगे, इरिटेट नहीं करेंगे। एकदम सही। अब देखिए, अगर हम सुनना सीख गए, सही जगह पर रुकना सीख गए, तो अगला बड़ा चैलेंज आता है अपनी बात रखने का। हाँ। खासकर तब जब हालात मुश्किल हों, जैसे ऑफिस की राजनीति हो, डेडलाइंस का प्रेशर हो या कोई झगड़ा हो। हमारी रिसर्च में असर्टिवनेस को लेकर रजत का एक बहुत दिलचस्प उदाहरण है। रजत का उदाहरण बहुत क्लासिक है। उसकी बॉस ने उसे वीकेंड पर एक ऐसा काम करने को कहा जो उसके स्कोप से बाहर था और वो पहले से ही ओवरलोडेड था। तो ऐसे में लोग क्या करते हैं? ज्यादातर लोग ऐसी स्थिति में दो ही चीजें करते हैं। या तो वो चुपचाप हाँ बोल देते हैं और अंदर ही अंदर जलते रहते हैं, जिसे हम पैसिव बिहेवियर कहते हैं। बिल्कुल। या फिर वो भड़क जाते हैं कि भाई मैं कोई मशीन नहीं हूं, मैं ये नहीं करूंगा, जिसे अग्रेसिव बिहेवियर कहते हैं। तो रजत ने क्या किया? रजत ने तीसरा रास्ता चुना। उसने विनम्रता लेकिन पूरी दृढ़ता से अपनी स्थिति स्पष्ट की और ना कहा। उसने अपनी बाउंड्रीज तय की। और इसका नतीजा? सबसे हैरान करने वाली बात यह रही कि बॉस ने नाराज होने के बजाय उसके इस प्रोफेशनल रवैये और ईमानदारी की सराहना की। वाह! असर्टिवनेस के इस पूरे कॉन्सेप्ट को अगर मैं विजुअलाइज करूँ ना, तो मुझे ये एक गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील की तरह लगता है। स्टीयरिंग व्हील? वो कैसे? देखिए, अगर गाड़ी चलाते समय कोई डर कर स्टीयरिंग व्हील से हाथ हटा ले यानी पैसिव हो जाए, तो गाड़ी क्रैश हो जाएगी। बिल्कुल। और अगर कोई गुस्से में स्टीयरिंग को बहुत जोर से इधर-उधर घुमा दे यानी अग्रेसिव हो जाए, तो भी एक्सीडेंट पक्का है। सही बात है। असर्टिवनेस का मतलब है स्टीयरिंग व्हील पर अपने हाथों को मजबूती से लेकिन शांति से टिकाए रखना। यह आपको न तो दबने देता है और न ही दूसरों पर हावी होने देता है। यार, ये स्टीयरिंग व्हील वाला नजरिया असल में बहुत गहरी बात है, क्योंकि जब आप स्टीयरिंग पर कंट्रोल रखते हैं ना, तभी आप विवादों का समाधान यानी कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन कर पाते हैं। हाँ, बिल्कुल। हमारी रिसर्च में 2 सहकर्मियों के झगड़े का एक केस स्टडी है। एक मीटिंग में वो दोनों एक दूसरे पर इल्जाम लगाने लगे कि प्रोजेक्ट में देरी किसकी वजह से हुई। और दोनों अग्रेसिव हो गए होंगे। हाँ। नतीजा ये हुआ कि वहां बैठे क्लाइंट ने उनका ये अनप्रोफेशनल रवैया देखकर पूरा कॉन्ट्रैक्ट ही रद्द कर दिया। अरे बाप रे! और इसके ठीक विपरीत अर्जुन की कहानी है। जब एक बहुत ही गुस्से में भरे क्लाइंट ने अर्जुन की कंपनी की सर्विस की शिकायत की, तो अर्जुन डिफेंसिव नहीं हुआ, उसने पलटवार नहीं किया। तो उसने क्या कहा? आपकी जगह मैं होता तो मैं भी निराश होता। चलिए मिलकर देखते हैं कि इसे कैसे ठीक किया जा सकता है। मतलब अर्जुन ने वहां सिचुएशन को पर्सनली नहीं लिया। बिल्कुल नहीं। उसने अपने ईगो को साइड में रखकर इमोशनल इंटेलिजेंस या ईक्यू का इस्तेमाल किया। हाँ। इसी तरह राहुल की भी कहानी है, जिसने एक एंग्री ईमेल का तुरंत जवाब देने के बजाय एक दिन का ब्रेक लिया और फिर शांति से बात की। और ऋतु की कहानी भी मत भूलिए, जो एक टीचर है। हाँ, ऋतु ने देखा कि क्लास में कुछ बच्चे लगातार अनुशासन तोड़ रहे हैं। एक आम टीचर शायद उन्हें सस्पेंड कर देती। बिल्कुल, या डांट लगा देती। पर ऋतु ने डांटने के बजाय उनके इमोशंस को समझने की कोशिश की। उसने उनसे अकेले में बात की और पूछा कि क्या उनके घर पर या उनके मन में कोई परेशानी चल रही है। जैसे ही बच्चों को लगा कि कोई उन्हें सुनना चाहता है, उनका बर्ताव ही बदल गया। मतलब सहानुभूति या एम्पैथी सिर्फ अच्छे इंसान होने की निशानी नहीं है, ये सामने वाले के विरोध को खत्म करने का सबसे प्रैक्टिकल टूल है। एकदम सही। और इन विवादों को सुलझाने के लिए ना, सोर्सेज में एक बहुत ही जादुई सवाल दिया गया है। कौन सा सवाल? जब भी कोई तीखी बहस चल रही हो, तो खुद के दिमाग में एक पल के लिए रुककर ये पूछना चाहिए, मैं क्या मिस कर रहा हूं? मैं क्या मिस कर रही हूं? ये सवाल इतना जादुई क्यों है? क्योंकि देखिए, जब हम बहस कर रहे होते हैं तो हमारा दिमाग फाइट और फ्लाइट मोड में होता है। हाँ, हम तो बस जीतने की सोचते हैं। बिल्कुल, हम सिर्फ खुद को सही साबित करने के लिए सबूत ढूंढ रहे होते हैं। लेकिन जैसे ही हम खुद से पूछते हैं मैं क्या मिस कर रहा हूं, हम अपने दिमाग को डिफेंसिव मोड से हटाकर क्यूरियोसिटी यानी जिज्ञासा के मोड में डाल देते हैं। अच्छा,
ये सवाल हमें ये स्वीकार करने की आज़ादी देता है कि शायद हमारे पास पूरी जानकारी नहीं है, और यही वो जगह है जहां से असली बातचीत शुरू होती है। ये तो एक गजब का माइंडसेट शिफ्ट है ना? लेकिन एक बात सोचिए, ये सारी चीजें, बॉडी लैंग्वेज पढ़ना, टोन समझना, आई कांटेक्ट बनाना, ये सब तब तो बहुत काम आता है जब हम किसी इंसान के सामने बैठे हों। लेकिन ये पूरा खेल तब एक भूल भुलैया बन जाता है जब हम किसी स्क्रीन के पीछे होते हैं। हाँ, ये आज के समय की सबसे बड़ी सच्चाई है। या फिर हम किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर रहे होते हैं जिसका कल्चर हमारे कल्चर से बिल्कुल अलग है। स्रोतों में वो क्रॉस कल्चरल संवाद वाला उदाहरण ना बहुत ही क्लासिक है। आप उस जापानी क्लाइंट और भारतीय सेल्समैन की मीटिंग की बात कर रही हैं। बिल्कुल वही। हाँ, वो केस स्टडी ये समझने के लिए बेहतरीन है कि कैसे दो लोग एक ही कमरे में होते हुए भी अलग अलग दुनिया में हो सकते हैं। वो कैसे? जापानी संस्कृति एक हाई कॉन्टेक्स्ट कल्चर है। वहां सम्मान के रूप में जब कोई दूसरा बोल रहा होता है तो वो लगातार सिर हिलाते हैं या करते हैं, जिससे वो आइजूची कहते हैं। अच्छा, आइजूची। हाँ, इसका मतलब ये नहीं होता कि वो सहमत हैं। इसका मतलब सिर्फ ये होता है कि मैं आपको सुन रहा हूं। ओहो, और भारतीय सेल्समैन को लगा कि क्लाइंट मान गया है। बिल्कुल। सेल्समैन जो एक थोड़े अलग कल्चरल बैकग्राउंड से आता है, उसे लगा कि क्लाइंट उसकी हर बात मान रहा है। जब आखिर में डील साइन नहीं हुई तो सेल्समैन को लगा कि भाई उसे धोखा दिया गया है। जबकि वहां कोई धोखा नहीं था, सिर्फ कल्चरल अवेयरनेस की कमी थी। एकदम। आज की जो ये ग्लोबलाइज दुनिया है ना, जहां टीमें अलग अलग महाद्वीपों में बैठी हैं, वहां कल्चरल अवेयरनेस कोई लग्जरी नहीं है, ये एक बेसिक सर्वाइवल टूल है। सही बात है। आपको ये समझना ही होगा कि कौन सी संस्कृति बहुत डायरेक्ट होकर बात करती है और कौन सी संस्कृति घुमा फिराकर या इशारों में अपनी असहमति जताती है। और यार, ये कंफ्यूजन सिर्फ क्रॉस कल्चरल मीटिंग्स में नहीं होता, हमारी रोजमर्रा की डिजिटल लाइफ में भी तो होता है। बिल्कुल होता है। सोचिए, एक टेक्स्ट मैसेज में कोई टोन नहीं होती, कोई आवाज नहीं होती, कोई चेहरा नहीं होता। अगर कोई मुझे मैसेज में सिर्फ एक शब्द लिखे, ओके डॉट, तो मेरा दिमाग तुरंत ओवरथिंक करने लगेगा। हाँ। कि क्या वो इंसान मुझसे नाराज है, क्या मैंने कुछ गलत कह दिया, या वो सच में सिर्फ ठीक है कह रहा है। देखिए, ये ओवरथिंकिंग इसलिए होती है क्योंकि जब दिमाग को कोई विजुअल या वोकल हिंट नहीं मिलता ना, तो वो उस खाली जगह को हमारे अपने डर और इनसिक्योरिटी से भर देता है। इसे ही नेगेटिविटी बायस कहते हैं ना। बिल्कुल। और रमेश की कहानी इसी डिजिटल भूल भुलैया का एक परफेक्ट उदाहरण है। वो प्रोजेक्ट मैनेजर वाला केस। हाँ, रमेश ने अपनी टीम को स्लैक पर एक बहुत ही जल्दबाजी भरा और अनक्लियर मैसेज भेजा, प्लीज इसे जल्दी खत्म करो। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि उसने ये नहीं बताया कि इसे का मतलब कौन सा हिस्सा है और जल्दी का मतलब आज शाम है या कल सुबह। अरे यार, नतीजा ये हुआ कि टीम कंफ्यूज रही, डेडलाइन मिस हो गई और रमेश को लगा कि उसकी टीम कामचोर है। तो ऐसे डिजिटल क्लैश से बचने का तरीका क्या है फिर? दो चीजें, क्लैरिटी और फीडबैक लूप। डिजिटल कम्युनिकेशन में हमें हमेशा अज्यूम करने से बचना चाहिए। छोटे वाक्य इस्तेमाल करें और संदर्भ एकदम साफ रखें। और फीडबैक लूप क्या है? सबसे जरूरी बात ये पूछना कि क्या हम दोनों एक ही पेज पर हैं, या क्या आपको मेरी बात उसी तरह समझ आई जैसा मैं समझाना चाहता था। अच्छा, मतलब कंफर्म कर। हाँ, ये फीडबैक लूप संवाद की उस खाई को भर देता है। और एक और बहुत जरूरी लेसन जो हमारी रिसर्च से निकल कर आता है, वो क्या? वो ये कि कई बार एक लंबी चौड़ी ईमेल थ्रेड या 10 टेक्स्ट मैसेजेस टाइप करने के बजाय सिर्फ एक 30 सेकंड की वॉइस कॉल कितनी ज्यादा प्रभावी हो सकती है। सच में यार, फोन उठाते ही टोन वापस आ जाती है। बिल्कुल, और गलतफहमियां सेकंड्स में दूर हो जाती हैं। ये बहुत प्रैक्टिकल सलाह है। अब देखिए, अब तक हमने वन ऑन वन बातचीत, ऑफिस पॉलिटिक्स और डिजिटल मैसेजिंग के चक्रव्यूह को तो समझ लिया, लेकिन अब चलिए उस आखिरी और सबसे बड़े मंच की ओर बढ़ते हैं जो दुनिया में सबसे ज्यादा लोगों को डराता है। पब्लिक स्पीकिंग। हाँ, पब्लिक स्पीकिंग। ये एक ऐसा डर है जो कहते हैं ना कि मौत के डर से भी ऊपर बताया जाता है। बिल्कुल। अगर कोई व्यक्ति एक इंसान को प्रभावित कर सकता है, तो वो एक पूरी भीड़ को कैसे संबोधित करे। वॉरेन बफे जैसे दिग्गज इन्वेस्टर का भी सबसे बड़ा डर पब्लिक स्पीकिंग ही था। वॉरेन बफे ने खुद कबूल किया है कि शुरुआत में वो लोगों के सामने बोलने के नाम से ही कांपने लगते थे। बाप रे। लेकिन उन्होंने डेल कार्नेगी का कोर्स किया और उस डर को जीता। लोग अक्सर सोचते हैं कि महान स्पीकर्स पैदा होते हैं, उनमें कोई जन्मजात टैलेंट होता है। हाँ, सबको यही लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है, वो बनते हैं। स्टीव जॉब्स का उदाहरण इस बात को साबित करता है। स्टीव जॉब्स तो स्टेज पर इतने नेचुरल लगते थे। वही तो,
जब हम स्टीव जॉब्स को आईफोन लॉन्च करते हुए देखते थे तो लगता था कि वो बस मंच पर टहल रहे हैं और उनके मुंह से जादू निकल रहा है। वो कितने सहज लगते थे। तो क्या वो सच में सहज नहीं थे? सोर्सेज बताते हैं कि उस 60 मिनट की प्रेजेंटेशन के पीछे हजारों घंटों की रिहर्सल होती थी। हजारों घंटे? हाँ, उनका हर एक पॉज, हर स्लाइड चेंज, यहाँ तक कि उनके चेहरे की मुस्कान भी कोरियोग्राफ्ड होती थी। लेकिन यहाँ एक विरोधाभास नहीं है? कैसा विरोधाभास? एक तरफ हम कह रहे हैं कि सब कुछ इतनी गहराई से रिहर्स करना चाहिए, और दूसरी तरफ हम चाहते हैं कि हमारा संवाद प्राकृतिक यानी एकदम नेचुरल लगे। अगर कोई इंसान अपनी स्पीच का हर एक शब्द रट लेगा तो क्या वो एक रोबोट की तरह या मंच पर तोते की तरह नहीं लगेगा? ये एक बहुत ही शानदार सवाल है, और यहीं पर ना कॉग्निटिव लोड यानी दिमागी बोझ का सिद्धांत काम आता है। कॉग्निटिव लोड, ये क्या होता है? देखिए, जब आप अपनी स्पीच को आधा अधूरा याद करके जाते हैं तो मंच पर आपका पूरा दिमाग सिर्फ ये याद करने में लगा रहता है कि यार इसके बाद मुझे क्या बोलना था। हाँ, वो डर बना रहता है। आपका दिमाग इतना बिजी होता है कि आप ऑडियंस की आंखों में देख ही नहीं पाते। आपकी आवाज रोबोटिक हो जाती है। अच्छा। लेकिन स्टीव जॉब्स जैसे लोग इतना ज्यादा रिहर्स करते हैं कि उनके दिमाग से क्या बोलना है का बोझ पूरी तरह खत्म हो जाता है। शब्द उनकी मसल मेमोरी का हिस्सा बन जाते हैं। ओहो, मतलब दिमाग एकदम फ्री हो गया। बिल्कुल। और जब दिमाग फ्री हो जाता है तब वो अपनी पूरी एनर्जी उस कहानी को महसूस करने और ऑडियंस के साथ कनेक्ट करने में लगा पाता है। वाव। तैयारी का मतलब शब्दों को रटना नहीं है, बल्कि अपने कंटेंट के साथ इतना सहज हो जाना है कि मंच पर वो आपकी सेकंड नेचर बन जाए। ये बहुत ही इल्यूमिनेटिंग है, मतलब कॉग्निटिव लोड को कम करना ताकि इमोशनल कनेक्शन बनाया जा सके। बिल्कुल। और उस नर्वसनेस को कम करने के लिए सचिन तेंदुलकर वाला जो विजुअलाइजेशन का तरीका है वो भी बहुत दिलचस्प है। हाँ, वो एक गजब की तकनीक है। जैसे सचिन मैदान पर जाने से पहले अपने दिमाग में बॉलर्स को विजुअलाइज करते थे और अपने शॉट्स खेलते थे, वैसे ही एक स्पीकर को स्टेज पर जाने से पहले ये विजुअलाइज करना चाहिए कि ऑडियंस मुस्कुरा रही है और तालियां बजा रही है। बिल्कुल सही। ये सिर्फ एक मोटिवेशनल ट्रिक नहीं है, बल्कि हमारे नर्वस सिस्टम को शांत करने का एक बायोलॉजिकल तरीका है, ताकि हम फाइट या फ्लाइट मोड में ना जाएं। एकदम। और जब आप शांत होकर मंच पर जाते हैं ना, तब आप सिर्फ डेटा और नंबर्स फेंकने के बजाय असली स्टोरी टेलिंग कर पाते हैं। जैसे अनिकेत की प्रेजेंटेशन। हाँ, अनिकेत का उदाहरण याद है ना? हाँ, जब उसने शुरुआत में सिर्फ पाई चार्ट और रेवेन्यू के आंकड़े दिखाए तो मीटिंग रूम में लोग अपने फोन चेक करने लगे थे, बोर होकर। बिल्कुल। लेकिन जैसे ही उसने उन नंबर्स को एक ग्राहक की असल जिंदगी की कहानी से जोड़ा कि कैसे उनके प्रोडक्ट ने एक परिवार की मदद की, तो अचानक सबकी नजरें स्क्रीन से हटकर अनिकेत पर आ गई। हाँ, क्योंकि इंसान का दिमाग कहानियों के लिए वायर्ड है, स्प्रेडशीट्स के लिए नहीं। सही कहा। और हाँ, उस कहानी का एक क्लियर स्ट्रक्चर होना भी तो जरूरी है। वो कैसे? अगर आपकी बात में कोई लॉजिकल फ्लो नहीं है, जैसे इंट्रोडक्शन, मेन पॉइंट और कंक्लूजन, तो सबसे अच्छी कहानी भी लोगों को कंफ्यूज कर देगी। हाँ, स्ट्रक्चर और कहानी मिलकर ऑडियंस को एक सफर पर ले जाते हैं। बिल्कुल। तो जैसे जैसे हम अपने इस गहरे विश्लेषण के अंत की ओर बढ़ रहे हैं, चलिए इस पूरी चर्चा को बड़े मंचों और बोर्डरूम से निकालकर वापस हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर लाते हैं। ये बहुत जरूरी है। हमने इस सफर में बहुत से लोगों को देखा। रवि, जो हमेशा अंडर एस्टिमेटेड था, लेकिन जिसने तय किया कि वो हर मीटिंग में कम से कम एक लाइन जरूर बोलेगा। और उसकी उस छोटी सी हिम्मत ने उसकी पूरी प्रोफेशनल इमेज बदल दी। हमने अंजलि और ऋतु जैसी कहानियों को भी समझा, जहां बरसों की गलतफहमियां और कड़वाहट सिर्फ 1 घंटे की ईमानदारी से की गई बातचीत से पिघल गईं। और शायद इन सबसे भी ऊपर प्रिया की कहानी है। प्रिया की कहानी। हाँ, जब उसकी दोस्त एक बहुत गहरे संकट से गुजर रही थी तो प्रिया ने उसे कोई ज्ञानी सलाह नहीं दी। उसने किसी समस्या का समाधान नहीं निकाला। तो उसने क्या किया? उसने बस अपना फोन साइड में रखा, अपनी दोस्त का हाथ पकड़ा और बिना जज किए उसे रोने और अपनी बात कहने का एक सुरक्षित स्पेस दिया। सच में कभी कभी दुनिया का सबसे मास्टरफुल कम्युनिकेशन ना एक भी शब्द बोले बिना ही घटित हो जाता है। ये बहुत ही खूबसूरत बात कही आपने। इन सारे सोर्सेज और केस स्टडीज से जो एक कॉल टू एक्शन उभर कर आता है वो ये है कि रातों रात कोई महान कम्युनिकेटर नहीं बनता। बिल्कुल नहीं। ये हर दिन 8% बेहतर होने का कमिटमेंट है। अगली मीटिंग में थोड़ा बेहतर आई कांटेक्ट, अगली बहस में एक सवाल कि मैं क्या मिस कर रही हूँ, या अगले टेक्स्ट मैसेज से पहले एक बार उसे दोबारा पढ़कर उसकी टोन चेक करना। और इस पूरी जर्नी को डिकोड करने के बाद ना एक बहुत ही गहरा विचार मेरे मन में आ रहा है,
जो शायद इन किताबों और सोर्सेस से भी एक कदम आगे की बात है। वो क्या है? आज हम एक ऐसी दुनिया की तरफ बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई हमारे लिए हमारी ईमेल्स ड्राफ्ट कर रहा है। हाँ, आजकल तो सब चैट जीपीटी से लिखवाते हैं। बिल्कुल, वो हमारे क्लाइंट्स के मैसेजेस के बिल्कुल सटीक, पोलाइट और ग्रामेटिकली परफेक्ट जवाब सेकंड्स में लिख रहा है। तो बहुत जल्द हमारा ज्यादातर डिजिटल कम्युनिकेशन तकनीकी रूप से बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। हाँ, एक ऐसी दुनिया जहाँ कोई टाइपो नहीं होगा, कोई गलत टोन नहीं होगी, सब कुछ ऑटोमेटेड और स्मूथ। तो अगर एआई सब कुछ परफेक्टली कम्युनिकेट कर ही लेगा, तो फिर भविष्य में सबसे मास्टरफुल कम्युनिकेटर कौन होगा? सोचने वाली बात है। क्या वो इंसान नहीं होगा जो तकनीकी पूर्णता दिखाने के बजाय सबसे ज्यादा मानवीय कमियां और भावनाएं दिखा सके, जिसे हम ह्यूमन वल्नरेबिलिटी कहते हैं? बिल्कुल। क्या एआई के उस बेहद परफेक्शन वाले दौर में असली लग्जरी सिर्फ एक इंसान का दूसरे इंसान के सामने बैठना नहीं बन जाएगा? मतलब बिना किसी स्क्रीन के उसकी आंखों में देखना। हाँ, और उसकी आवाज में छिपी उस हल्की सी नर्वसनेस और सच्चाई को सुनना। यार, ये एक ऐसा विचार है जो सच में रोंगटे खड़े कर देता है ना? शायद भविष्य में हमारी ताकत हमारा परफेक्शन नहीं, बल्कि हमारा इंसान होना ही होगी। एक ऐसा इंसान जो गलतियां करता है, जो रुकता है, जो सहानुभूति रखता है। बिल्कुल सही कहा आपने। और यही वो थॉट है, यही वो सवाल है जिसके साथ आज के सफर को हम यहीं छोड़ते हैं, आप लोगों के अपने विचारों और अपनी बातचीत के लिए।